अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कक्षा 10 में धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ना। पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है ये धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। इसका कथन है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम जो भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें उसके क्रम का कोई मायने नहीं होता है, यानी उसका गुणनखंड जो होता है वो अद्वितीय होता है, लेकिन क्रम जो होता है आने का क्रम वो अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय मतलब यूनिक। यूनिक मतलब क्या, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे हम अद्वितीय बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, हम कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जैसे कि 105 ले लेते हैं, ठीक। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या इसका कर सकते हैं, हम 3 से लगाते तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचा 15, 5 सत्ते 35, यानी हम 105 को लिख सकते हैं ना 3 गुने 5 गुने 7। अभी ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 गुने 5 गुने 3, ये किस में हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 3 गुने 7 गुने 5, अब तो ये किसी क्रम में नहीं रहा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 7। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 3 5 7 आया ना, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, किसको बीच में रखना, ये कोई मायने नहीं रखता। इसी को क्रम बोलते हैं। इस क्रम का कोई वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके फैक्टर यानी गुणनखंड जो होता है ना, इसमें 3 5 7 है तो 3 5 7 ही होगा। इसके अलावा इसमें कोई चौथा एंट्री करने वाला नहीं है, या हम 3 5 7 को किसी से चेंज नहीं कर देंगे। अगर चेंज कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 105 नहीं मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये है कि गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी ये यूनिक है, लेकिन इसका आने का जो क्रम है ना ये यूनिक नहीं है। हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक परंपरा बन गया, हम लोग पहले से ये करते आ रहे हैं, या तो आरोही में लिखते हैं या तो हम अवरोही में लिखते हैं। नहीं तो इस चारों में से किसी भी प्रकार का लिखेंगे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनरली हम लोग आरोही या तो अवरोही लिखते हैं, देखने में अच्छा लगता है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब भाज्य संख्या क्या है, आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, साथ में किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, हम उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। 105 क्या भाज्य संख्या है। 105 एक से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, और अदर नंबर देखिए 3 5 7 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। हम भाज्य को अभाज्य के मल्टीपल के रूप में व्यक्त करते हैं, यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। जैसे कि अब देखिए हम 105 को जो यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 3 गुने 5 गुने 7 लिखे हैं ना। तो 3 क्या है, अभाज्य है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 7 क्या है, अभाज्य संख्या। हम अब इसे और भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। 105 को हम टुकड़ा टुकड़ा किए तो हमें 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला। अब 3 5 7 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो इसका मात्र 2 ही फैक्टर होता है, एक और वो खुद। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी कहने का मतलब उसका 2 ही फैक्टर होता है, एक तो एक होता है या तो खुद होता है। जैसे 3 ले लेते हैं, 3 का फैक्टर क्या है, एक है और वो खुद 3 है, और किसी अदर नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो 5 के साथ भी वही है, एक से कटेगा और खुद 5 से। 7 भी क्या, एक से कटेगा खुद 7 से कटेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या को नहीं। अभाज्य संख्या सिर्फ एक और खुद से कटता है। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के 2 अनुप्रयोग, इसके जो 2 एप्लीकेशन है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम चैप्टर में करने वाले हैं, पढ़ेंगे। जो आगे सवाल बनाएंगे प्रूव करेंगे ना, तो उसमें है इसका उपयोग। जैसे कि √2 और √3 की अप्रमेयता सिद्ध करने में ये सवाल रहता है ना कि √2 एक अप्रमेय संख्या है या नहीं, इसे सिद्ध कीजिए। यानी कि √3 एक अप्रमेय संख्या है, साबित कीजिए। या √5 अरे √7, इस तरह का कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम जो वहाँ पे उपयोग करेंगे
तो वो आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ही होगा। हम इसी एप्लीकेशन का यूज करके इसे प्रूव करेंगे। दूसरा क्या है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ये पता करने में इस प्रमेय का उपयोग, क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन पर डिपेंड है ना। तो आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो इसका उपयोग हम शांत और अशांत पता करने में भी करते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। ठीक, जब क्वेश्चन कुछ करेंगे तब पता चल जाएगा कैसे उपयोग होता है। हाँ, एक चीज और है कि अपरिमेयता, हम जैसे √2 है √3 है, इसकी जो अपरिमेयता सिद्ध करेंगे हम उस तकनीक इंग्लिश में हम टेक्निक बोलते हैं, उस तकनीक पर आधारित है जिसे हम विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, कहने का मतलब यह है कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब क्या, विरोध करते हुए, विरोधाभास, यानी विरोध करते हुए हम सिद्ध करेंगे। विरोध करने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि कोई चीज सही है, आप उसे गलत करने की कोशिश कीजिए, अगर गलत नहीं कर पाए तो ऑलरेडी वो सही होगा। तो हम अगर मान लीजिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, लेकिन हम फिर भी इसे कोशिश क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसे हम परिमेय बनाने का। अगर हम परिमेय नहीं बना पाए इसका मतलब ये ऑलरेडी अपरिमेय है। इसे हम क्या बोलते हैं कि विरोध करते हुए प्रूफ करना, यानी कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास विधि। ठीक, तो इसका उपयोग हम आगे करेंगे अपरिमेयता सिद्ध करने में। एक चीज और है, जब अपरिमेयता सिद्ध की जाएगा तो बीच में एक चीज और आएगा कि कैसे, जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां p क्या है, एक आभास संख्या है और a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि अगर 7 105 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 7 से 105 का स्क्वायर डिवाइड हो जाता है और इसको डिवाइड करता है, तो 7 105 को भी डिवाइड करेगा, 105 को भी डिवाइड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि 2 16 को डिवाइड करता है तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 2 क्या करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक ना, तो इसका उपयोग जो है ना, हम जब अपरिमेयता सिद्ध करेंगे तब होगा, इसे ध्यान में रखना है। अब आगे है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। देखिए फैक्टर ट्री है कुछ नहीं, बस एक प्राइम फैक्टराइजेशन को ना एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बस एकमात्र इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ नहीं है। एग्जाम में इस तरह का पूछता नहीं है, पूछेगा भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए 576 है, तो हम नॉर्मल हम लोग कैसे बनाते हैं 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन, हम क्या करते हैं, पहले 2 से लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 28, 2 चौके 8, ठीक, 2 से हो जाएगा कितना 72, 2 से लगेगा कितना 36, 2 से लगेगा कितना 18, 2 से कितना लगेगा 9 और 3 से कितना हो जाएगा 3। यानी कि आप 576 को लिख सकते हैं 2 गुना, इस 576 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 हो गया, 2 को 3 हो गया, ठीक। ये 506, अब इसे शॉर्टकट लिखते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 2, 576 को, ठीक ना। इसी को क्या कर दिया, एक अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या हो गया, फैक्टर ट्री हो गया। ये फैक्टर ट्री कैसा लगता है, वृक्ष का जैसा जड़ होता है ना, जड़ का जैसा दिखने में लगता है ना, इसलिए इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री। देखिए उसको कैसे बनाते हैं फैक्टर ट्री को, हम इसे ऐसे बनाते हैं, बॉक्स में बंद करके बनाना पड़ता है। जैसे 576 है ना, इस 576 को क्या करते हैं हम इस बॉक्स में बंद कर दिए, ठीक। प्रत्येक बॉक्स से 2 बॉक्स निकालते हैं, एक बॉक्स ये हो गया और एक बॉक्स ये हो गया। हम लेफ्ट साइड उसे लिखते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, यानी भाजक को, डिवाइजर को लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से देने के बाद कितना बच जाएगा 288। इस 288 को, इससे हमें 2 बॉक्स निकालना है, फिर 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। 144 वाला से हमें 2 बॉक्स बाहर करना है, 2 से लग जाएगा कितना हो जाएगा 72,
इसे फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, कितना हो जाएगा 36। अब 36 से पुनः हमें 2 बॉक्स निकालना है, 2 से कितना लग जाएगा ये 18, हमें 18 से 2 बॉक्स निकालना है, 2 से लगा कितना हो जाएगा ये 9, इस 9 से हमें 2 बॉक्स निकालना है, 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 3। देखिए बस यही है, इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड जो भी है ना टोटल यहाँ तक, इस 2 से यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक, इस 3 तक, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे गुना का चिन्ह डालते हुए। 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 पहले भी निकल चुका था और 2 तो 3 है, बस इसी को क्या बोलते हैं फैक्टर ट्री बोलते हैं। ये नहीं लगता कि जड़ की तरह वृक्ष का जो वृक्ष में जो जड़ होता है इस तरह नहीं निकला होता है, उसी तरह देखने में लगता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं। तो 336 का भी हम उसी तरह बनाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल क्या है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा ना मौसो ज्ञात करना है, पर तो चूंकि हम लोग पहले हैं, बस यहाँ देखते हैं फिर से कि हम उसका HCF कैसे निकालते हैं। मौसो मतलब क्या चीज़, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते। हम लोग तो भाग विधि से तो जानते ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो भाग विधि से HCF निकालना हम लोग सीखे ही है यूक्लिड मेथड से। यहाँ पे HCF क्या करना, भाग विधि से नहीं निकालना, हमें किससे निकालना, आवाज गुणनखंड विधि से निकालना। तो आवाज गुणनखंड विधि में करने के लिए क्या करते हैं हम, 96 का भी पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं आवाज गुणनखंड, फिर 404 का भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब कई रफ में भी कर सकते हैं आराम से, या छोटा मोटा तो मौखिक भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 होता है, 2 हो गया, 24 दूनी 48 होता है, 2 हो गया, 12 दूनी 24 होता है, बच गया 12, 12 में कितना होता है 6 दूनी 12 होता है, 2 आज नहीं कितना हो गया, देखते हैं मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96। ठीक है, इसमें करते हैं, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 202, फिर 2 से डिवाइड कर दे 101 हो जाएगा। तो 101 हमको लगता है किसी से ये डिवाइड होने वाला नहीं, ये प्राइम नंबर खुद है। ओके, तब में क्या करते हैं, याद रखिएगा हमें जब HCF निकालना होता है तो HCF क्या होता है, यहाँ पे 2 ही नंबर है ना, एक है 96 है, दूसरा है कितना 404, यानी 96 और 404 है। अगर तीसरा भी होता है ना, आगे देखेंगे इसमें, तो हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं कि हमें दोनों में मिलना चाहिए। अगर ये 2 यहाँ पर है ना तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तो हम दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह घेरा डाल देते हैं, यहाँ भी मिल गया ना, घेरा डाल देते हैं, जो नहीं मिलता उसे छोड़ देते हैं। इस घेरा से क्या करते हैं हम HCF ऐसे लिखते हैं, HCF किसका, तो 96 जिसका निकालते हैं उसे यहाँ पे ब्रैकेट में डालना जरूरी है, इसी तरह लिखा जाता है। अगर ये नहीं डालेंगे सीधे 80 बराबर लिख देंगे तो गलत माना जाएगा। इस घेरा से 1 2 को निकालना और इस घेरा से भी 1 2 को निकाल, 2 दिन कितना हो जाएगा 4। इसका सवाल का HCF कितना हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया। इस बाद बाकी को छोड़ देना। हाँ, एक है कि आप पावर में भी चेंज करके बना सकते हैं। देखिए पावर में चेंज करके कैसे बनाएंगे हम, यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 4 5, सॉरी 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, गुने में कितना 3, इसको लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 101। जो मिनिमम पावर होता है ना वही आपका HCF होता है, मिनिमम पावर ही आपका क्या होगा HCF होता है, मिनिमम पावर ही आपका क्या है HCF है, मिनिमम पावर ही आपका HCF है। जितने भी फैक्टर आएंगे ना उसका मिनिमम पावर ढूंढना। तो यहाँ पे फैक्टर 2 है ना, फैक्टर 2 का मिनिमम पावर कितना है 2, यानी मिनिमम पावर ही आपका HCF होगा, जो क्या होना चाहिए कॉमन हो, क्या चीज हो कॉमन, ऐसा नहीं कि एक में है दूसरे में नहीं है, ठीक ना, जो कॉमन है। यानी कि 2 का पावर 2 इसमें है तो इसमें भी तो आ सकता है, यहाँ तो 2 कितना है 5 तो है, तो 2 को 2 तो आ ही जाएगा इसमें। यहाँ पे 101 इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसको इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए 2 का पावर 2 निकल के आ जाएगा। तो 2 का पावर 2 करने का मतलब कितना हो गया 4 हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं कि पावर में जिसका मिनिमम पावर होगा ना वही आपका HCF होगा। या हम ऐसे घेरा लगा के बनाते, तो घेरा लगा के बनाने से बेहतर है कि हम इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो मिनिमम पावर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमन निकल तो वो आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि ये 6 72 और 120 का HCF कैसे निकालते हैं। हम इसे इरेज करते हैं। 6 का क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 72 को क्या लिख सकते हैं 36 दूनी 72,
36 का कितना हो जाएगा 2 गुने 18, 18 कितना हो जाएगा 2 गुने 9, 9 कितना होगा 3 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 8 अर्थात 24, 24 तिया 72। 120 का देखिए क्या 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 से कीजिए कितना 30, 30 को 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 15, 15 को 3 इंटू 5 देख लीजिए 8 24 5 120। एसएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं सब में कॉमन लेते हैं। कॉमन करने का मतलब क्या इसका नाम ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सब में आएगा। कॉमन का मतलब ही तो जो सब में हो। अगर हम इस 2 को ढूंढ रहे हैं तो 2 क्या होना चाहिए तीनों नंबर में होना चाहिए, तीनों नंबर के फैक्टर में होना चाहिए। यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। कहने का मतलब कि यहाँ एक घेरा तो लग गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है। हम यहाँ 2 को अब कहीं भी 2 घेरा लगने वाला नहीं। देखते 3 के बारे में, हाँ यहाँ एक 3 है, एक 3 यहाँ से भी निकल जाएगा, एक 3 यहाँ से भी निकल जाएगा, बाद में कोई भी निकलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 को मिल गया तो मिला देंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं करना, जब भी मिलेगा तो तीनों मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इससे 1 2 बार, इससे 1 3 बार, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। इससे बेहतर इसे हम पावर में कन्वर्ट कर देते। तो हम जानते हैं कि इसको तो 6 का 2 गुना तो 3 ही लिखना पड़ेगा, इसका तो खुद ही पावर 1 1 है। 72 को क्या लिखना पड़ेगा तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2, ठीक। 120 को क्या लिखना पड़ेगा 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, यही ना। अगर यहाँ पे देखिए फैक्टर के रूप में 2 भी है, फैक्टर के रूप में 3 भी है, फैक्टर के रूप में 5 भी है। देखते हैं कि कॉमन कौन है। हम एचसीएफ निकालना किसका, तो एचसीएफ निकालना 6, 72, 120 लिए लिखना जरूरी है। हमने यहाँ छोड़ दिया है, लिखना जरूरी है। 2 है, 2 देखते हैं कि तीनों में है, लेकिन 2 का मिनिमम कितना है पावर, तो मिनिमम पावर कितना है 1। इसका मतलब मिनिमम पावर बाहर आ जाएगा। तो 1 ऊपर में हम लिख के दिखाइए कि ना लिख के दिखाइए, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 3 का मिनिमम पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर 1 ही है। मिनिमम पावर बाहर हो जाएगा, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 6। ये 6 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एक हम बोलें इसका शॉर्टकट, अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दिया कि आप एचसीएफ बताइए निकालिए, तो आप वहाँ क्या कीजिएगा, ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यानी कि भाग विधि से बनाने लगेगा। तो मेरे पास तो 2 मेथड है ना, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि। हम क्या करें दोनों विधि से नहीं बनाएंगे, हम इसका शॉर्टकट यूज करते हैं। कैसे शॉर्टकट यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं चंद सेकंड में जवाब देने का आसान तरीका क्या है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कितना 96 404 है ना, ये किस किस से कटने वाला, बड़ी संख्या से डायरेक्ट नहीं काट सकते, छोटी संख्या से कटना शुरू कीजिए। हमें 4 से भी होता है काटने के लिए, हम 4 से क्या डायरेक्ट काट देंगे, ये 4 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 से हो जाएगा 24, 4 से हो जाएगा 101। हमें 24 और 101 से मतलब नहीं है, हमने डिवाइड कैसे किया 4 से। ये जो आपका भाजक है ना, ये आपका क्या है एचसीएफ है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, 72 है और 120 है। हम बड़ी संख्या के बारे में नहीं सोचते, हम 2 से शुरू करते, कोई बात नहीं, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इससे हमेशा नीचे लिखिए बेहतर रहेगा। ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कटना तो सबको चाहिए क्योंकि कॉमन है ना, तब कटना तो सबको चाहिए, सब नहीं कट रहा है। तो देखते हैं 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। तो 3 यहाँ लिखिए, 3 एकम 3, 3 से क्या तो 12, 3 से क्या तो 20। हमें यहाँ तो अब तो नहीं है तीनों, हम क्या करते हैं इसको छोड़ देना, इसको काउंट नहीं करना है, बस इस दोनों का आपस में क्या करना, जो आपका भाजक है ना इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा 6, ये आपका एचसीएफ हो गया। बस हम ये कैंसिलेशन मेथड से इसे इजी वे में जवाब दे सकते हैं। ओके, अब एलसीएम निकालना, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। हम एचसीएफ में क्या करते थे, जो सब में था उसे बाहर करते थे, जो सब में था घेरा बनाते थे और उस घेरा में से एक बाहर करते थे, या तो हम क्या करते उसे पावर में कन्वर्ट कर देते, जो मिनिमम पावर था सब में हो और मिनिमम पावर हो हम उसे बाहर कर देते। लेकिन हम क्या करते हैं एलसीएम में कुछ उल्टा होता है। ये कैसे, जैसे कि 6 है, सेम नंबर वही है 6, 72, 120। हम क्या करते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, 72 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। 120 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंचे 120। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लेकिन 6, 72, 120। एलसीएम में क्या करते हैं हम तीनों में पहले कोशिश करेंगे घेरा लगाने का, ठीक ना, क्योंकि 3 संख्या है ना, तीनों में कोशिश करते हैं, देखते हैं कि तीनों में लग गया, ठीक। कम से कम 2 में तो लगना ही चाहिए,
तीनों में मिल गया तो ठीक है, अगर 4 संख्या हो तो चारों में ढूंढते हैं, नहीं मिल रहा है ना तो कम से कम 2 में हमें घेरा लगाना ही लगाना है। 3 में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 में लगना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर भी लग गया, 2 में लग गया, लेकिन हम इस 3 को यहाँ हम शामिल कर देते क्योंकि तीनों में है ना, एक 3 ऐसे बाकी रह जाएगा और एक 5 बाकी रह जाएगा। तो हम पहले क्या करते, इस 3 5 का भी यूज है, हम देखते कैसे। इस घेरा हम से क्या करते हैं, इस तो तीनों में लग गया तो 1 2 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का ही बन पाया घेरा, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 का ही बन पाया तो 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, तीनों में 3 है ना, 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले मैक्सिमम ढूंढना है कि तीनों मिल जाए, नहीं मिलता तब हम 2 से काम चलाते हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि यहाँ जो बच जाता है ना, जिसका घेरा नहीं लग पाता है, हम उसे भी यहाँ लिखते हैं। यही एक इसमें डिफरेंट है। देखिए क्या चीज, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 पंचे 120, 120 दिया 360। ये 360 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम देखिए 120 से भी कट जा रहा 360, 3 चांस में। अब 72 से भी कट जा रहा कितना, 5 चांस में कट जा रहा ना, 6 से भी कट जा रहा कितना, 60 चांस में कट जा रहा है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे पावर में कन्वर्ट करके बनाते हैं। पावर में चेंज करके हम लिख सकते हैं ना कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, इसमें देखिए एक तो पावर इतना ही होगा। हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। ठीक, वहाँ पर तो मिनिमम पावर ढूंढ रहे थे ना, वहाँ तो हम मिनिमम पावर ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। जो भी फैक्टर है ना, उस फैक्टर का मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। यहाँ पर हम अगर फैक्टर 2 को पकड़ते हैं तो फैक्टर 2 का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा बाहर। यहाँ पे फैक्टर 3 को अगर लीजिए तो फैक्टर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो 3 का पावर 2 आएगा बाहर। ठीक ना, और यहाँ पर 5 है तो 5 का पावर क्या है, 1 है, तो खुद 5 आ जाएगा बाहर। आपस में सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का पावर 3 कितना, 8 हो जाता है। 9, ये 9 हो जाए, 8 9 72, 72 बचे कितना, 300 हो गया। देखिए सेम आया ना, 360। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ओके, यानी हम क्या एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मैक्सिमम पावर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, आपका एलसीएम बाहर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि 12 15 16 इसे भी बनाते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 या 12, 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 15, 3 गुने 5 16, 16 में कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 2 का पावर 4 हो गया ना। हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखते हैं, 12 15 16। मैक्सिमम पावर, फैक्टर 2 को पकड़िए तो मैक्सिमम पावर, तो 2 कॉमन कितना माना चाहिए, कम से कम 2 में कॉमन आना चाहिए, कम से कम 2 में तो कॉमन मिलना ही चाहिए। यहाँ पर भी देखते हैं 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, मैक्सिमम कितना है, 4 है ना, तो 2 का पावर 4 बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप 3 को ढूंढिए, यहाँ 3 यहाँ पर भी है, तो कम से कम 2 का तो बन ही रहा है ना समूह, तो क्या हो जाएगा, 1 3, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 का पावर मैक्सिमम तो 1 ही है ना, और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। इन सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 16 पंचे 80, 80 तिया 240। देखिए 12 से 240 डिवाइड है 20 मरतबे में, 15 से भागा लग जाएगा ना 240 में, देख लीजिए भागा देखिए 15 से 240 में लगता है कि नहीं लगता है। 15 कम 15 आया 9, 15 छः 90, 16 मरतबे तो कट ही जाता है, और 16 से भागा दे दीजिए तो 15 मरतबे में कट जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकालने का यही तरीका है, यानी मैक्सिमम पावर लेते हैं, कम से कम 2 माना चाहिए मैक्सिमम पावर। ओके, इसमें और कुछ भी बड़ी बात नहीं है,
कम से कम 2 में, कम से कम 2 का समूह बने, मैक्सिमम जो भी हो जाए। ओके, ये आपका एलसीएम हो गया। एक रिलेशन आता है, अगर मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी हुई है, एक है ए दूसरा है बी, और उन्हीं का एचसीएफ पता है, तो उसके बीच में एक संबंध होता है। ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, ए बी तो करके नहीं पढ़ेंगे, एक संख्या और दूसरी संख्या करके पढ़ेंगे कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुना मॉस। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में ऐसे हम लिखते हैं कि मान लेते हैं वो संख्या ए और बी है, उसी का एचसीएफ, एचसीएफ में क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ नहीं, इसी 2 ही नंबर लिखा हुआ है। एलसीएम किसका है, इसी ए बी का है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सवाल रहता ही रहता है, क्लास 10th के एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम में भी पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही। आप लेफ्ट राइट करके क्या, इसमें 4 चीज है, 1 2 3 4, 4 अननोन है। 4 अननोन में क्या करें, आपको 3 बता देगा और 1 के बारे में पूछेगा। अगर मान लीजिए सपोज आपको एचसीएफ निकालने के लिए पूछ दिया ए बी का, ठीक है, केवल 2 ही संख्या होगी, तो आप क्या कर देते हैं, लेफ्ट राइट करना जानते हैं ना, ए इंटू बी तो अपने घर में रहेगा, इसे एलसीएम को कहाँ भेज दीजिए, नीचे में भेज दीजिए, सीधी सी बात है। ये लेफ्ट राइट करके, अगर मान लीजिए एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ए बी के नीचे में कौन जाएगा, एचसीएफ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ए निकालने के लिए बोलता तो ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ अपने घर में ही रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम ये अपने घर में ही रहेगा, नीचे में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक ना। ये तो लेफ्ट राइट करना जानते ही है ना, तो ए निकल जाएगा, अगर बी को यहाँ धर दे तो ए यहाँ आ जाएगा, तो बी निकल जाएगा। तो इस तरह हम इसे बना सकते हैं। बात आती है कि जब 3 संख्याएं, तब 3 संख्या हम उस तरीका से काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि इन दोनों को आपस में इंटू कर देते हैं, इक्वल टू में ए गुने बी गुने सी करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि देखिए, एलसीएम ऑफ PQR इक्वल टू PQR गुने एचसीएफ ऑफ PQR। बट्टे में बारी बारी से सिर्फ 2 करके लेते हैं, एचसीएफ ऑफ किसका, PQ इंटू एचसीएफ ऑफ QR इंटू एचसीएफ ऑफ PR। यानी एलसीएम निकालने के लिए PQR का क्या कीजिए, पहले तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू में एचसीएफ डाल दीजिए, ऊपर में एचसीएफ, और नीचे में क्या करते हैं, 2 करके एचसीएफ लेते हैं, 2 करके, पहले PQ का ले लिए, फिर QR का ले लिया, फिर PR का ले लिए। अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है PQR का, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो P इंटू Q इंटू R करते हैं। यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे थे तो एचसीएफ लेकर चल रहे थे, जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एलसीएम लेके चलेंगे। एलसीएम में क्या चलेंगे, PQR का एलसीएम लेके चलेंगे। ओके, नीचे में क्या करेंगे, यहाँ 2 करके एचसीएफ निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 2 करके क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो PQ का एलसीएम ले लेंगे, इंटू इसके बाद क्या करेंगे, QR का एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, PR का एलसीएम ले लेंगे। तो इस तरह आपका ये रिलेशन बन गया। ठीक, इस पर कोई भी सवाल देगा आपको तो आप लेफ्ट राइट करके दाएं बाएं करके बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इससे पहले जो हम वीडियो बना के डाले हैं आप उसे भी देखिए, जहाँ जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।